नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत बड़े और सच कहूं तो काफी हैरान करने वाले पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करने वाले हैं। एक तरफ हमारे पास अनाज के पहाड़ हैं, गोदाम भरे पड़े हैं और दूसरी तरफ देश में बड़े पैमाने पर कुपोषण है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? तो चलिए इसी बड़ी पहेली की तह तक चलते हैं, जिसे कहते हैं भारत का महान खाद्य विरोधाभास। ये सवाल अपने आप में ही सब कुछ बयां कर देता है ना, कि एक ऐसा देश जिसके अनाज के भंडार लबालब भरे हुए हैं, वो आज भी इतने बड़े पैमाने पर कुपोषण से क्यों जूझ रहा है। असल में इसी सवाल का जवाब इस पूरी कहानी की जड़ है। देखिए, ये विरोधाभास असल में दो बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयों को आमने सामने खड़ा कर देता है। एक तरफ क्या है? रिकॉर्ड तोड़ फसलें, जिनकी वजह से हमारे गोदाम अनाज से भरे हैं, मतलब सरप्लस है। और दूसरी तरफ एनीमिया, बच्चों में स्टंटिंग यानी बौनापन, विटामिन की कमी, मतलब पोषक तत्वों की जबरदस्त कमी। अच्छा, इस पूरी प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें पहले फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा का मतलब समझना होगा। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है अवेलेबिलिटी, यानी देश में खाना पैदा तो हो, वो भी काफी मात्रा में। दूसरा एक्सेसिबिलिटी, मतलब लोगों की उस खाने तक पहुंच भी हो, वो उसे खरीद सकें। और तीसरा है यूटिलाइजेशन, यानी जो खाना मिल रहा है वो पौष्टिक हो और सेहत बनाए। ठीक है, तो चलिए इस पैराडॉक्स के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी कि ये जो अनाज का पहाड़ है, जो हमारे पास इतनी बहुतायत है, उसकी कहानी से। ये कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से, जब ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति आई। गेहूं और चावल की हाई यील्ड किस्में आईं। इसका असर ये हुआ कि 1980 के दशक तक आते आते भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। और 2000 के बाद से तो ये आलम है कि गेहूं और चावल का सरप्लस प्रोडक्शन एक नॉर्मल सी बात हो गई है। तो सवाल उठता है कि ये इतना सारा अनाज, ये सरप्लस आया कहां से? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहली तो ग्रीन रेवोल्यूशन की जबरदस्त कामयाबी, खासकर गेहूं और चावल में। फिर आती है सरकार की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी वाली पॉलिसी। और फिर है सरकार का बहुत बड़ा खरीद और स्टोरेज का सिस्टम। नतीजा, किसान भी दाल और मोटे अनाज जैसी फसलों की बजाय गेहूं और चावल उगाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा सिक्योरिटी है। तो ये तो हुई कहानी के एक साइड की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इतना अनाज है तो फिर कमी कहां है? ये जरूरतमंदों तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा? ये है कमी की कहानी। ये नंबर देखिए, 67%। हमारे देश का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएफएसए देश की 2/3 आबादी, मतलब 67% लोगों को सब्सिडी पर अनाज देने का वादा करता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और इस वादे को जमीन पर उतारने के लिए सरकार का जो सबसे बड़ा टूल है, वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम सब पीडीएस या राशन की दुकान के नाम से जानते हैं। यही वो सिस्टम है जिसके जरिए सब्सिडी वाला अनाज लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर खेत से हमारी थाली तक का ये सफर इतना आसान नहीं है। इसमें हर कदम पर मुश्किलें हैं। जब फसल उगती है यानी प्रोडक्शन के लेवल पर, तो हम मॉनसून पर टिके हैं, सिंचाई की कमी है। फिर जब सरकार खरीदती है तो एफसीआई के पास स्टोरेज की जगह कम पड़ जाती है। और आखिर में जब ये अनाज बांटा जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन में करप्शन, ट्रांसपोर्ट में बर्बादी और पीडीएस सिस्टम में लीकेज, ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अब तक हम बात कर रहे थे पेट भरने की, लेकिन कहानी इससे कई ज्यादा गहरी है। बात सिर्फ कैलोरी की नहीं है, बात है न्यूट्रिशन की, यानी पोषण की। और यहीं पर एंट्री होती है हिडन हंगर, यानी छिपी हुई भूख के कॉन्सेप्ट की। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। अनाज से मिलने वाली कैलोरी की भरमार पोषण की भरमार की गारंटी नहीं देती। मतलब साफ है, हो सकता है कि किसी का पेट तो भर रहा हो, लेकिन उसके शरीर को जो जरूरी पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल रहे। और ये चीज हमारी थाली में साफ दिखती है, खासकर जब हम इनकम के हिसाब से देखें। जो कम आय वाले परिवार हैं, उनकी डाइट का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ अनाज होता है। वहीं दूसरी तरफ जो ज्यादा कमाने वाले परिवार हैं, उनके खाने में अनाज सिर्फ 30% होता है। और वो लोग डेयरी, फल, सब्जियों और प्रोटीन पर ज्यादा खर्च करते हैं। तो कैलोरी तो मिल रही है, पेट भर रहा है, लेकिन पोषण नहीं मिल रहा। इसी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस को हिडन हंगर कहते हैं। ये एक ऐसी भूख है जो बाहर से दिखती नहीं, लेकिन शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। जैसे कि आयरन की कमी। जब शरीर में आयरन कम होता है तो हो जाता है अनीमिया, मतलब हर वक्त थकान और कमजोरी। या फिर सोचिए आयोडीन की कमी के बारे में।
इससे घेंघा जैसी बीमारी तो होती ही है, लेकिन उससे भी खतरनाक ये है कि ये बच्चों के दिमागी विकास पर असर डालती है। और फिर है विटामिन ए की कमी, जिससे रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है और शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत भी कम हो जाती है। और इस कुपोषण की कीमत सिर्फ सेहत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत है जो हम सब चुकाते हैं। महिलाओं को अनीमिया होता है तो उनकी काम करने की क्षमता घट जाती है, प्रेगनेंसी में रिस्क बढ़ जाता है, बच्चों का दिमागी विकास धीमा हो जाता है, उनकी सीखने की शक्ति कम हो जाती है। और जब देश के नागरिक ही स्वस्थ नहीं होंगे तो देश का वर्कफोर्स कैसे प्रोडक्टिव होगा? तो सवाल फिर वही है कि इसका हल क्या है, आगे का रास्ता क्या है? हम एक पोषित, एक नरिश्ड भविष्य कैसे बना सकते हैं? देखिए, इसका कोई एक जादुई समाधान तो है नहीं। हमें एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। पहला कदम, अपनी थाली में डाइवर्सिटी लाएं, मतलब मोटे अनाज, दालें, सब्जियां, इनको बढ़ावा देना होगा। दूसरा, जो हमारी न्यूट्रिशन स्कीम्स हैं जैसे मिड डे मील और आईसीडीएस, उन्हें और मजबूत करना होगा। तीसरा, बायोफोर्टिफिकेशन को अपनाना होगा। और चौथा और सबसे ज़रूरी, लोगों को न्यूट्रिशन एजुकेशन देना। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। क्या भारत अपना फोकस सिर्फ पेट भरने वाली यानी अनाज केंद्रित खाद्य सुरक्षा से हटाकर सबको पोषण देने वाली यानी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के एक नए दौर में कदम रख सकता है? इसका जवाब हम सबके कलेक्टिव एफर्ट्स में ही छिपा है।